Start with the name of Allah, who is the most merciful and the beneficent. I am following the book of economics written by the Menkiv. It is chapter 2 of this book, Thinking Like an Economist. इस बुक का जो सीक्वेंस है वो बड़ा उसने एक अच्छे तरीके से तरतीब दिया हुआ है। अब जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने ये डिफाइन किया कि व्हाट इकोनॉमिक्स इज एंड व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उसमें हमने मेन प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया। अब इसके बाद देखना हमने ये है कि जो इकोनॉमिस्ट है वो किस तरीके से उसका जो थिंकिंग का लेवल है वो क्या है और वो किस तरीके से चीज़ों को जो है वो एनालाइज कर रहा होता है। क्योंकि मैंने चैप्टर 1 में ये बताया था कि इकोनॉमिक्स बेसिकली डिसीजन मेकिंग साइंस है। तो जब तक हमें, और वैसे भी हर सब्जेक्ट की एक अपनी लैंग्वेज है, और जब तक हमें उस सब्जेक्ट की लैंग्वेज, उसका सीक्वेंस, उसके टर्म्स, इन चीज़ों को आइडिया नहीं होता तो हम उसमें जो एडवांस लेवल है उस तक हमारी जो है वो एक्सेस पॉसिबल नहीं है। तो जिस तरीके से हर सब्जेक्ट की एक अपनी लैंग्वेज है, हर सब्जेक्ट एक डिफरेंट जो है वो सीक्वेंस से जो है वो लिखा जाता है, या हर एक सब्जेक्ट का जो एक अपना स्टाइल है जिसमें बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है या बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि जो इसमें एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कि जिस तरीके से हर एक सब्जेक्ट की एक अपनी लैंग्वेज है, उसका उसमें एक थिंकिंग का, ऑब्जर्विंग का, या उसमें एनालिसिस करने का एक स्टाइल है। उसी तरीके से जैसे एग्जांपल है कि मैथमेटिक्स है, इसमें हम नंबर्स की बात करते हैं, इंटीग्रल्स की बात करते हैं, वेक्टर स्पेसेस की बात करेंगे, एक्सियम्स की बात करेंगे। और जो बायोलॉजिस्ट है वो लाइफ को डिस्कस करता है। और जो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैटर को डिस्कस करेगा, लाइट को डिस्कस करेगा, टाइम को, स्पीड को, इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करता है। इसी तरह से जो जब हम ये सुनते हैं इकोनॉमिक्स एज ए वर्ड, जब हम सुनते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसमें फ़ौरन से हमारे माइंड में ये आता है कि कहीं पे हम किसी चीज़ की डिमांड की बात करेंगे, किसी चीज़ की सप्लाई की बात करेंगे, कंज्यूमर्स के वेलफेयर की बात करेंगे, या हम जो है वो जो आपका इंसेंटिव है उसकी बात करेंगे। तो ये या हम किसी भी फर्म का जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, उसके रिसोर्सेज हैं, उनकी बात करेंगे। प्रॉफिट का जो मार्जिन है, प्रॉफिट का जो लेवल है उसकी बात करेंगे, इन्फ्लेशन की बात करेंगे, या इसके अलावा हम इकोनॉमी के जो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो इकोनॉमिस्ट जो है वो किस तरीके से एज ए साइंटिस्ट जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन करता है और चीज़ों को किस तरह से देख रहा होता है। तो जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया कि जो फिजिक्स है उसमें मैटर को स्टडी किया जाता है, बायोलॉजी में लाइफ को स्टडी किया जाता है, और साइंस में होता ये है कि जो थेरीज या जो लॉज डेवलप होते हैं, जो थेरीज जो है वो बनाई जाती हैं, वो किस तरीके से बनाई जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है, मतलब हम जब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद उसकी हमने इंफॉर्मेशन ली, उस इंफॉर्मेशन को हमने जो है वो प्योरीफाई किया, और हमारे पास एक जो है वो डाटा जो आता है, उसकी बेस पे हम फिर एनालिसिस करते हैं, जो भी हमारे पास उसकी बैक पे जो रिसोर्सेज होते हैं उसके अकॉर्डिंगली। और एनालिसिस करने के बाद हम जो है वो जो बेसिकली हमने चीज़ को, जिसको ऑब्जर्व किया होता है, जो हम बताना चाह रहे होते हैं, उसको हम फिर वेरीफाई करते हैं। और वेरीफाई करने के बाद जो है वो कोई भी थ्योरी जो है या कोई भी जो हमारा हाइपोथेसिस है वो प्रूव हो जाता है कि वो गलत है। तो सेम इसी तरह से जो है वो हम थ्योरीज को डेवलप करते हैं। थ्योरीज को डेवलप कर जब हम कर लेते हैं तो उसके बाद जो है वो हम डाटा इकट्ठा करते हैं। डाटा कलेक्शन के बाद हम उस डाटा को एनालाइज करते हैं और फिर हम वेरीफाई करते हैं कि ये जो थ्योरी है ये ठीक है या नहीं ठीक। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन,
कि शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट में और इन्फ्लेशन में एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। लेकिन जैसे ही अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए सपोज 1 साल के लिए हम अगर डाटा इकट्ठा करें, डाटा कलेक्ट करें, तो उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद अगर हम देखें कि जो क्या ये जो इन दोनों में रिलेशनशिप है वो इन्वर्सली एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो डाटा एनालिसिस के बाद हमें उन दोनों में जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स नज़र आए तो हम ये कहेंगे कि ये जो बात थी ये ठीक है। जैसे एक बहुत ही ट्रेड की फेमस थ्योरी है कि जिसका उसमें बताया ये गया था कि वो कंट्रीज जो कैपिटल अबंडेंट हैं वो उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं जो कैपिटल से बनती हैं, और वो कंट्रीज जो लेबर अबंडेंट कंट्रीज हैं वो चीज़ें बनाते हैं जो लेबर इंटेंसिव हैं, जिसमें लेबर ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन जब इसको टेस्ट किया गया, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो जो थ्योरी हम बनाते हैं, क्योंकि ये सोशल साइंस है, और सोशल साइंस में जो जिस चीज़ को स्टडी किया जाता है वो मेनली ह्यूमन बिहेवियर है, और जो ह्यूमन बिहेवियर है वो चेंज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, टाइम गुजरता जाता है, लोगों की जो फैसिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली, लोगों की वेलफेयर के अकॉर्डिंगली इसके रूल्स जो है वो चेंज होते जाते हैं, पॉलिसीज चेंज होती जाती हैं। तो इस तरह से जो मैं बता रहा था कि उसका नाम था लियोन्टिफ। तो लियोन्टिफ पैराडॉक्स जो है वो एक था इसका ट्रेड का, जिसको जब अमेरिका के लिए टेस्ट किया गया तो वो अमेरिका के केस में जो है वो ठीक नहीं था, या मतलब अमेरिका कैपिटल अबंडेंट कंट्री भी था और कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को ही इंपोर्ट कर रहा था। तो बेसिकली यहाँ पे हमने देखना ये है कि हम सबसे पहले जो रिलेशन डेवलप करेंगे, जो रिलेशन हम बनाएंगे, उसके लिए हमारे पास जो डाटा है उसको हम कलेक्ट करेंगे। अब उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद हम एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद हम वेरीफाई करेंगे कि ये जो बात हम कर रहे थे, जो थ्योरी हमने, ठीक है या गलत है। तो इस तरह से जो है वो एक थ्योरी जो है प्रूव हो जाती है कि ये वाकई किसी एक कंट्री के लिए, किसी इकोनॉमी के लिए या किसी रीजन के लिए जस्टिफिकेशन रखती है। उसके बाद है द साइंटिफिक मेथड, ऑब्जर्वेशन एंड थ्योरी, कि बेसिकली किस तरीके से हमने ऑब्जर्व करना है और किस तरीके से कोई भी जो, और जब हमने इसको ऑब्जर्व करना है या जब हमने ऑब्जर्वेशन या इस थ्योरी की बात करनी है तो हमने बेसिकली साइंटिफिक जो मेथड है उसी को फॉलो करना है। अब साइंटिफिक जो मेथड है वो क्या है, या जो साइंस है बेसिकली वो क्या है। अब अगर हम आइंस्टाइन की बात करें तो उसने कहा था कि जो साइंस है वो बेसिकली इम्प्रूवमेंट का नाम है, रिफाइनमेंट का नाम है। तो जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि अगर इंसान की लाइफ या इंसान का आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है तो वो लाइफ नहीं है। तो इसी तरह से द होल ऑफ साइंस इज़ नथिंग मोर देन द रिफाइनमेंट ऑफ एवरीडे थिंकिंग। अगर हमारा जो जो थिंकिंग का लेवल है या हमारी जो इम्प्रूवमेंट है या हमारा जो एक्सपोजर है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है तो वो साइंस के अकॉर्डिंगली वो कुछ नहीं है। अब जो ऑब्जर्वेशन का रोल है वो क्या है, बेसिकली जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, जब हम एक होता है कि वैसे ही किसी चीज़ को देखना, एक होता है कि उसको बागौर देखना, मतलब कि आप उसको प्रॉपर ऑब्जर्व करना, और जिसका मत जैसे न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था, और उसकी ऑब्जर्वेशन के नतीजे में जब उसने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद जो उसने टेस्ट किए और वो सारे के सारे आपकी जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है वो उसने वहाँ से डेवलप की। तो द रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन आल्सो अकर्स इन इकोनॉमिक्स। अब ये जो थ्योरी का और ऑब्जर्वेशन का रिलेशन है वो यहाँ पे भी जो है वो देखा जा सकता है कि किस तरीके से हम ऑब्जर्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं, टेस्ट करते हैं और थ्योरी डेवलप करते हैं। एन ऑब्जर्वेशन ऑफ रैपिडली इंक्रीजिंग प्राइसेस डेवलप अ थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। जैसे ये पिछले चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था कि जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही होती हैं तो अब हम इसको जब ये ऑब्ज़र्व किया जाता है कि प्राइसेस का बढ़ना,
ये बेसिकली कंटिन्यूस प्राइसेस का बढ़ना जो है वो इन्फ्लेशन को डेवलप करता है। तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो थेरीज हैं, उससे रिलेटेड जो मॉडल्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ से जो है वो डेवलप होते हैं। The theory might state that high inflation arises when the government prints too much money. अब ये भी हो सकता है कि जैसे ये एक थेरी है कि इन्फ्लेशन कब आएगी, जब प्रिंटिंग ऑफ मनी बहुत ज़्यादा होगी, या इन्फ्लेशन कब आएगी जब डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, इन्फ्लेशन कब आएगी जब कास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी या इनपुट प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से डिफरेंट जो उसमें उसकी एक्सप्लेनेशन में डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो फिर हम देखना शुरू कर देते हैं। तो इसके बाद जब हम ये यहाँ तक हम ये बात करते हैं कि जैसे ये जो थर्ड बुलेट है जिसमें लिखा हुआ है कि इन्फ्लेशन जो है वो प्रिंटिंग ऑफ मनी से आती है, फिर हम इसको टेस्ट करते हैं। तो अगर ये टेस्ट करने के बाद बात ठीक हो तो हम ये कहेंगे कि ये जो है ना वो एक उसके बाद है इकोनॉमिक्स में हम अजम्पशंस बहुत ज़्यादा बनाते हैं, मतलब एज्यूम बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे एक सादा सा मॉडल है कि मैं ये कहूँ कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की जब प्राइस डिक्लाइन करती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, जब प्राइस कम होती है तो उससे उस प्रोडक्ट की या उस गुड एंड सर्विस की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। तो प्राइस का डिक्लाइन करना डिमांड को बढ़ाता है। अब लेकिन इसके साथ कुछ चीज़ों को हम एज्यूम करते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि अगर एक प्रोडक्ट ऐसी है जो आउटडेटेड हो चुकी है, जिसका फैशन नहीं है, क्या उसकी प्राइस का कम करना डिमांड को बढ़ाएगा? नहीं। उसकी आउटडेटेड जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस कम अगर हो भी जाए तो उसकी डिमांड इंक्रीज नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि ये हमने एज्यूम किया है क्या कि जो प्रोडक्ट है वो आउटडेटेड ना हो। अब अगर जब तक हम ये एज्यूम नहीं करेंगे तो हमारा तो लॉ जो है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं होगा। तो इस वजह से जो असम्पशंस हैं ये ज़रूरी हैं। यहाँ पे जैसे हमने एज्यूम किया, इसी तरह से अगर मैं इसको नेचुरल साइंसेस के साथ कंपेयर करूँ तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, लैब में जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम किसी गैस को जो है वो ऑब्जर्व करना चाह रहे होते हैं या हम डिफरेंट जो है वो उनको मिला के कोई गैस बनाना चाह रहे हैं, तो वो हमें वो गैस नज़र कब आएगी? जब उस रूम का एक ख़ास टेम्परेचर होगा। तो हम सबसे पहले एज्यूम ये करते हैं कि इसका टेम्परेचर ये होगा, तो ये गैस हमें इस तरह से दिखाई देगी। तो इस वजह से जो असम्पशंस हम बनाते हैं ये बेसिकली ऐसे ही नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे कम्प्लेक्स केसेस हैं जिसको समझने के लिए, जिसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम कुछ चीज़ों को कुछ जो है वो फिक्स करते हैं, एज्यूम करते हैं। जैसे मैंने लॉ ऑफ डिमांड की बात की कि प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड कम हो जाती है। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट ही ऐसी है कि जिसका जो वेदर के साथ लिंक्ड है, तो अगर वेदर चेंज हो जाए तो उसकी प्राइस जो है वो डिमांड को इफेक्ट नहीं करती। उसके बाद है assumptions can simplify the complex word and make it easier to understand। तो ये जो assumptions हैं ये बेसिकली आपका जो complex, जैसे ये लॉ ऑफ डिमांड है इसमें बहुत सारी assumptions हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि अगर प्राइस कम हो जाए तो डिमांड इंक्रीज करती है, लेकिन अगर प्राइस कम ना हो डिमांड फिर भी बढ़ सकती है। डिपेंड करता है कि अगर उस कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाए तो वो डिमांड बढ़ा देगा। इस वजह से ये इनकम का चेंज होना ये हम फिक्स कर देते हैं कि इनकम चेंज नहीं होगी, क्योंकि जब तक हम एज्यूम नहीं करेंगे, इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन सारे के सारे फैक्टर्स को हम एज्यूम करते हैं कि वो फिक्स हैं, वो चेंज नहीं हो रहे। अब इस चीज का उस चीज पे जो इफेक्ट है वो क्या आएगा। तो इसके बाद है टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। फॉर एग्जांपल, we might assume that the world consists of only two countries and each country produces two product। अगर हमने इंटरनेशनल ट्रेड को समझना है तो हम ये एज्यूम करते हैं, हम ये मॉडल बनाते हैं कि जो है वो दुनिया में जस्ट जो है वो टू कंट्रीज हैं और वो दो प्रोडक्ट को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हमने देखना ये है कि कौन सा कंट्री किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करेगा और किस चीज़ को प्रोड्यूस करेगा। तो ये अजम्पशंस जब हम एज्यूम करते हैं तो ये बहुत सारी जो कम्प्लेक्स केसेस हैं उनको अंडरस्टैंड करने में जो है वो
इकोनॉमिक मॉडल्स। और इसके बाद अजम्पशंस के बाद हम डिफरेंट मॉडल्स बनाते हैं। अब वो जो मॉडल है वो बेसिकली ये भी हेल्प आउट करता है कि किस तरीके से हम जो चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे जो है वो हम डायग्राम्स बनाते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं। हमारे पास जो डायग्राम्स हैं, जैसे पिछले चैप्टर में हमने जो आखिरी सेकंड लास्ट स्लाइड थी उसमें एक कर्व बना हुआ था, एक डायग्राम बनी हुई थी जो ये बता रही थी कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे जो डायग्राम है वो आपका जो इकोनॉमिक मॉडल है वो एक पिक्चर जो है इकोनॉमी की या डिफरेंट इंडिकेटर्स की वो शो करता है और वो रिप्रेजेंट करता है और इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। और उसके बाद हम डिफरेंट इक्वेशंस बनाते हैं जो हमारे रिलेशंस को जो है वो डेवलप करती हैं या जो रिलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए। अब हम एक मॉडल की बात करते हैं कि जो जैसे ये बड़ा फेमस है, द सर्कुलर फ्लो डायग्राम। सर्कुलर फ्लो डायग्राम बेसिकली है क्या कि इसमें हम पूरी की पूरी इकोनॉमी को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हम ये कहते हैं कि एक तरफ फर्म्स हैं और दूसरी तरफ हाउस होल्ड्स हैं। अब हमने पूरी की पूरी इकोनॉमी को ये देखना इस तरह से है कि किस तरीके से जो इनकम है वो सर्कुलेट होती है फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। कि किस तरीके से जो इनकम है, जो मनी है, वो सबकी पूरी इकोनॉमी में। जैसे ये डायग्राम है, इसको अगर हम राइट साइड से बॉटम से देखें तो सबसे पहले राइट साइड पे लिखा हुआ है हाउस होल्ड और लेफ्ट साइड पे हमारे पास फर्म्स हैं। अब अगर हम बिल्कुल राइट साइड पे जो बॉटम है या जो बॉटम राइट साइड पे जो ये कॉर्नर है, अगर हम यहाँ से इसको पढ़ना शुरू करें तो लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है नीचे इनकम के हाउस होल्ड, ये जो रेड लाइन है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। राइट साइड पे हाउस होल्ड के साथ निचली तरफ जो रेड लाइन है यहाँ पे लिखा हुआ है लैंड लेबर कैपिटल। अब बेसिकली होता ये है इकोनॉमी में इस तरह से है कि एक तरफ हाउस होल्ड है, दूसरी तरफ फार्म्स हैं। अब फार्म्स का मेन पर्पस क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, बल्कि टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। फर्म्स प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती हैं, लेकिन अब वो प्रोडक्शन के थ्रू करती हैं, चीज़ों को बेचती हैं, कुछ बनाती हैं। अब जब उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है तो उसकी प्रोडक्शन के लिए उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है कि जब एक फर्म प्रोडक्शन करना चाहेगी तो उसको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो रिक्वायर्ड है। अब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे ये लिखा हुआ है लैंड, लेबर, कैपिटल, ये कहाँ से आएंगे? अब एक फर्म जो है वो लैंड, लेबर, कैपिटल या ये जो फैक्टर्स हैं ये एक्वायर करती है हाउस होल्ड से, कि वो वहाँ से लेबर भी ले रही है, वहाँ से लैंड भी रेंट पे ले रही है, वहाँ से वो कैपिटल भी शेयरिंग कर रही है, कैपिटल का भी। या अब यहाँ पे जब हाउस होल्ड की तरफ से ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फॉर्म को जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सेंटर में नीचे ये जो ऑरेंज एक सर्कल बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मार्केट्स फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ से क्या है कि हाउस होल्ड की तरफ से लैंड, लेबर, कैपिटल, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इसकी सर्विसेज जा रही हैं फर्म्स को। अब फर्म्स जब हाउस होल्ड से ये सर्विसेज ले रहे हैं तो अब वो हर सर्विस के अगेंस्ट उनको उसका रिवार्ड पे करेगा। जैसे अगर वो लैंड ले रहे हैं तो उसका वो रेंट पे करेगा। अब जहाँ पे ये जो एरो रेड लाइन जा रही है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर्म के साथ, अब फॉर्म के साथ ही निचली तरफ एक ग्रीन लाइन है जो कि ये रिप्रेजेंट करती है कि जब फॉर्म ने लेबर को हायर किया तो उसको वो वेज देगा। अब जब फॉर्म ने लैंड को लिया तो उसको वो रेंट देगा, जब फॉर्म ने कहीं से कैपिटल लिया तो उसका वो प्रॉफिट देगा। अब यहाँ से जो फर्म है ये बेसिकली रिवार्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको दे रही है? हाउस होल्ड को। तो अब ये जब किसी भी हाउस होल्ड को डिफरेंट सोर्सेज से या किसी हाउस होल्ड को किसी एक सोर्स से ये जो रिवार्ड मिल रहा है, वेज, रेंट, प्रॉफिट, ये बेसिकली उसकी इनकम है। तो अब यहाँ तक अगर हम इसकी बॉटम की बात करें इस डायग्राम की, तो हमने ये कहा है कि जो हाउस होल्ड है
वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज दे रहा है फर्म को, और फर्म उसके बदले में जो हाउस होल्ड है उसको रिवार्ड देती है, जो कि हाउस होल्ड की इनकम है। अब जब फर्म को ये सर्विसेज मिलती हैं तो फर्म इससे करती क्या है? फर्म बेसिकली इन सर्विसेज को लेके गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, और उन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के बाद वो मार्केट में सेल आउट करती है। किसको? हाउस होल्ड को। अब अगर हम ऊपर वाली साइड से देखें तो फर्म्स के ऊपर से एक रेड लाइन है जो कि ये बता रहा है जी फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड टू द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। कि ये जो रेड लाइन है इसको अगर हम आगे तक देखें कि फर्म जो है ये गुड्स एंड सर्विसेज को बनाती है और उसको सोल्ड आउट करती है। किसको? मार्केट में। मार्केट से खरीदता कौन है? इस रेड लाइन को आगे देखें कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं ये बॉट कर रहे हैं, ये बाय कर रहे हैं हाउस होल्ड। तो अब ये अगर मैं सिर्फ रेड सर्कल पूरे का पूरा जो लाइन है सारी की सारी डायग्राम में वो देखूं तो वो ये है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज हाउस होल्ड को से फर्म्स को दी जा रही हैं। फर्म्स उससे गुड्स बना के और गुड्स को मार्केट में देती है और मार्केट से हाउस होल्ड वो गुड्स खरीदते हैं, सर्विसेज लेते हैं। और इसी तरह से अब जब हाउस होल्ड जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेगा तो वो डेफिनेटली उसकी प्राइस पे करेगा, तो वो अपना स्पेंडिंग बेसिकली कर रहा है। अब हाउस होल्ड के ऊपर एक ग्रीन लाइन है कि जब ये हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है तो ये इसके लिए जो है वो स्पेंडिंग ये पे कर रहा है। अब जब ये पे करेगा प्राइस इसकी मार्केट को, तो वो सारे की सारी जो मार्केट में जा रहा है पैसा या वो जो मनी अमाउंट, और वो सारे का सारा फर्म का रेवेन्यू है। तो इस तरीके से अगर मैं ये सारी ग्रीन लाइन को देखूं, पूरे के पूरे सर्कल को देखूं, तो फर्म के अब अगर हम निचली तरफ से देखें तो वेज एंड जो वेज रेंट प्रॉफिट जो है वो एज ए इनकम हाउस होल्ड को जा रहा है। हाउस होल्ड उसी इनकम को स्पेंड कर रहा है और वो फर्म का रेवेन्यू है। तो किस तरीके से ये जो इनकम है इसका एक डायग्राम ये शो कर रही है कि किस तरीके से ये सर्कल में जो है वो इनकम जो है एक फ्लो के साथ सर्कुलेट कर रही है कि एक साइड से इकोनॉमी के एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, फिर दूसरे सेक्टर से दोबारा उसी सेक्टर में। तो ये सर्कुलेशन है एक जो कि चल रही है। तो ये बेसिकली बताने का पर्पस ये था कि हमने ये कहा कि इकोनॉमिक जो मॉडल्स हैं ये क्यों बनाए जाते हैं, इकोनॉमिक मॉडल्स बेसिकली करते क्या हैं। अब ये जो पूरी की पूरी एक स्टोरी थी, एक इसकी थ्योरी थी, जिसको हमने एक सादा सा डायग्राम में हम इसको देख सकते हैं कि ये बेसिकली किस तरीके से जो है वो नेशनल इनकम या किस तरीके से जो हमारी जो इनकम है वो सर्कुलेट कर रही होती है एक फ्लो के साथ इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में। और ये सेक्टर्स दो हैं। उसके बाद एक और मॉडल है जिसको हम देखते हैं। ये हमारे पास प्रोडक्शन का फंक्शन है, प्रोडक्शन मॉडल है कि इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व या फ्रंटियर, एक ही बात है, पीपीएफ या पीपीसी। अब ये जो सेकंड मॉडल है जिसमें हमने देखना ये है कि एक फर्म मैक्सिमम प्रोडक्शन कितनी कर सकती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर के उसका कितनी पॉसिबल है कि वो कितना गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ तक देखें तो हमारे जो ज़्यादातर इकोनॉमिक्स के जो ज़्यादातर मॉडल्स हैं, जो डायग्राम्स हैं, इसमें मैथ इन्वॉल्व होता है। तो जब हम इकोनॉमिक मॉडल्स की बात करते हैं, इसकी जो बेसिक्स की बात करते हैं, तो उसमें मैथमेटिक्स हम इन्वॉल्व करते हैं। जैसे ये भी एक मॉडल है, इसमें भी हम अगली स्लाइड में जब डिस्कस करेंगे तो वो सारे का सारा इसमें मैथ इन्वॉल्व है। अब बेसिकली जो पीपीएफ है ये है क्या? पीपीएफ एक लाइन है, एक पाथ है, ये एक ग्राफ और एक कर्व है जो कि ये शो करता है कि हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या हैं, किसके? आउटपुट के। कि जो हमने गुड्स बनानी है वो बनाने के लिए हमारे पास जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं वो किस तरीके से हैं, मतलब हमने टोटल आउटपुट जो जितना करना है वो कॉम्बिनेशंस में है, जो कि एक इकोनॉमी, एक इंडस्ट्री या एक फैक्ट्री जो है वो पॉसिबली प्रोड्यूस कर सकती है। किसके साथ? अपने रिसोर्सेज के साथ।
तो अपने रिसोर्सेज के साथ जो एक मेन हमारे पास पॉइंट है वो ये भी होता है कि फर्म के पास एक रिसोर्सेज और उन रिसोर्सेज के साथ अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, कि उन रिसोर्सेज के साथ अवेलेबल टेक्नोलॉजी के साथ एक फर्म एक इकोनॉमी टोटल कितनी प्रोडक्शन कर सकती है। बेसिकली ये जो फ्रंटियर है ये हमें बताता है। पीपीएफ इज अ ग्राफ दैट शोज द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट दैट द इकोनॉमी कैन पॉसिबली प्रोड्यूस given the available factors of production and available technology। अब अगर एक सपोज एक फर्म है, वो ये चाह रही है कि उसने 100 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। अब 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए ये डिपेंड करता है कि उसने जिस तरह की प्रोडक्शन करनी है उस तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो। और अगर एक फर्म के पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उतने नहीं है तो वो इतनी जो है वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकती। अब एक फर्म जो है वो उसके बाद टेक्नोलॉजी नहीं है और वो ये चाह रही है कि हम इस तरीके से प्रोडक्शन बनाएं और उस प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। अब उस टेक्नोलॉजी के बगैर वो जो प्रोडक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ आपके पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी क्या है। मूव करते हैं स्लाइड पे जिसमें ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर बना हुआ है। तो अगर हम ये एक लाइन ड्रा करें, जस्ट अभी जो है वो हम ग्राफ को ना देखें, ये जो हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल लाइन ड्रा की हुई है इसको अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड से अगर मैं इस लाइन को देखूं जिसपे ये लिखा हुआ है क्वांटिटी ऑफ कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड, तो ये एक लाइन मैंने ड्रा की है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर हमने कितने प्रोड्यूस करने हैं। अब ये जो लेफ्ट साइड पे जो एक्सिस है सारे का सारा, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये इसके ऊपर जो नंबर्स लिखे हुए हैं 3000 2200 2000 1000, ये बेसिकली इज द क्वांटिटी ऑफ कंप्यूटर शो कर रहा है कि ये टोटल कितने कंप्यूटर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अगर हम हॉरिजेंटल लाइन को देखें जिसमें लिखा हुआ है 0 300 600 700 1000, जिसमें मेंशन ये किया हुआ है क्वांटिटी ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड, कि एक जो हॉरिजेंटल लाइन है जिसके ऊपर हमने कार्स को लिया है और जो वर्टिकल लाइन है उसमें हमने कंप्यूटर्स को लिया है। अब ये जब हमने कर्व ड्रा किया, ये बेसिकली हमने कैसे किया है? कर्व ड्रा करने के कोई भी कर्व ड्रा करने के लिए सबसे पहले यहाँ हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक्स, ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसको कहते हैं वाई एक्सिस और जो हॉरिजेंटल एक्सिस है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस है उस पर जो भी प्रोडक्ट हमने ली है उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं। फर्ज करें इस वाले केस में किसी एक फर्म के पास जिसकी हम बात कर रहे हैं, किसी एक इंडस्ट्री या कंपनी के पास कार्स बनाने के लिए, अगर वो कार्स सिर्फ बनाए, सपोज एक इंडस्ट्री है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर वो सिर्फ कार्स को प्रोड्यूस करे तो वो मैक्सिमम 1000 कर सकती है अपने रिसोर्सेज के साथ। मतलब एक कंपनी के पास फर्ज करें कि $1 बिलियन है, $1 बिलियन के साथ या 1 बिलियन डॉलर के साथ वो जो कारें हैं वो 1000 बना सकते हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि इस फर्म या इस कंपनी के पास जो सेकंड ऑप्शन है वो कंप्यूटर्स की है, अब वो मैक्सिमम कंप्यूटर कितने बना सकते हैं 1 बिलियन में, वो $1 बिलियन में मैक्सिमम जो कंप्यूटर्स बना सकते हैं वो 3000 है। तो हमने क्या किया, हमने ये कहा कि जो अगर एक फर्म के ऊपर सपोज अगर मैं ये 3000 के ऊपर एक पॉइंट लगाऊं इस एक्सिस के ऊपर, तो जो ये बताएगा कि ये फर्म 3000 कंप्यूटर बना रही है और बिल्कुल सबसे नीचे बॉटम पे 0 है, जो ये शो कर रहा है कि ये कार्स 0 प्रोड्यूस कर रही है। इसी तरीके से अगर हम 1000 कार्स पे आए तो 1000 कार बनाने का मतलब क्या है कि ये फर्म कंप्यूटर 0 बनाएगी। तो ये दो एक्सट्रीम पॉइंट हैं। अगर हम इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट से एक जो है वो कनकेव कर्व बनाएं तो ये इसका कर्व जो है वो कनकेव होता है। अगर हम ये कनकेव कर्व बनाएं तो अब इस कर्व के ऊपर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं।
जैसे पहले ऑप्शन में है ए, जिसका मतलब क्या है कि ये फर्म एक बंडल, हमने क्योंकि डिफाइन ये किया था कि यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं आउटपुट के। अब इस लाइन के ऊपर ना, इस पूरे कर्व के ऊपर जो हमने ड्रा किया है 3000 और 1000 को मिला के, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के जो हमने कर्व बनाया है, इस कर्व के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उनमें से 2 पॉइंट ए और बी हैं। अब फर्ज करें कि मैं एक पॉइंट लेता हूं ए, जिसका मतलब क्या है कि ये फर्म 2200 कंप्यूटर बनाएगी और 600 कार्स बनाएगी। या इसके अलावा, अब इसके अलावा दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है पॉइंट बी, कि ये फर्म जो है वो 2000 कंप्यूटर प्रोड्यूस करेगी और 700 कार्स प्रोड्यूस करेगी। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 2000 कंप्यूटर्स और 700 कार्स। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट और जो है वो बता दूं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है। अब यहाँ पे देखें कि अगर एक फर्म ये पॉइंट ए के बाद अगर एक फर्म ये डिसाइड करती है कि उसने 600 कार्स की बजाय 700 कार्स बनानी है, तो एक 100 जो कार्स हैं वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए पॉइंट ए से बी तक, जब हम पॉइंट ए से बी तक जाते हैं तो कार्स की तादाद 600 से 700 हो जाती है। तो हम ये कह रहे हैं कि 100 एक्स्ट्रा कार्स को प्रोड्यूस करने के लिए उसका जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है वो 200 कंप्यूटर है, क्योंकि आपने 200 कंप्यूटर्स को छोड़ के 100 कार बनाई है। तो अब आप पॉइंट बी पे अगर हम देखें तो 2000 कंप्यूटर और 700 कार्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरीके से हम ए से ऊपर भी कोई पॉइंट ले सकते हैं, बी से नीचे भी कोई पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन कर्व के ऊपर ये डिपेंड करता है कि किसी भी फर्म की प्रायोरिटी में कौन सी प्रोडक्शन है जिसको उसने ज्यादा प्रोड्यूस करना है। अब इसी तरह से हमने 2 पॉइंट और ड्रा किए हैं, एक है पॉइंट डी और दूसरा है पॉइंट सी। अब इस प्रोडक्शन के लिए ना हमारे पास एक अजम्पशन है जो कि डी पे अप्लाई होती है। अजम्पशन ये थी कि हमने अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने बेस्ट वे में, लेकिन अगर हम डी की बात करें तो हमने सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं किया, हमारे पास तो बहुत से इन्वेस्टमेंट और इनकम तो आइडल पड़ी रही है। तो इस वजह से ये सूटेबल पॉइंट ही नहीं है, मतलब जो डी है ये सूटेबल पॉइंट नहीं है। हमने अपनी सारी जो इनकम थी वो सारी जो है वो कंज्यूम करनी है इन द बेस्ट वे टू प्रोड्यूस मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर एंड कार्स। अब अगर हम डी पॉइंट की बात करें तो ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि हम इसमें जो है वो अंडर द प्रोडक्शन है ये। अब उसके बाद जो पॉइंट सी है ये हमारे लिए फिजिबल नहीं है, क्योंकि ये हमारी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। अब अगर सी पे देखें तो ऑलमोस्ट 3000 से ज़्यादा कंप्यूटर डिमांड कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 900 जो है वो कार्स की यहाँ पे जो है वो शो कर रहा है और कम्बिनेशन जो है वो बना रहा है। अब हमने जो कम्बिनेशन बनाए हैं, कम्बिनेशन ए पे हमने क्या बनाया, कंप्यूटर और कार्स का 2200 एंड 600, और पॉइंट बी पे हमने जो कॉम्बिनेशन बनाया आउटपुट का वो था 2000 कार्स और 700 2000 कंप्यूटर्स और 700 कार्स। और डी का जो कॉम्बिनेशन था वो सूटेबल नहीं है, और सी जो पॉइंट है ये हमारे लिए फिजिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर है, ये जो पीपीएफ है, इसकी रोटेशन कैसे होगी, इसमें शिफ्टिंग कैसे आती है। अब फर्ज करें कि हम एज्यूम ये करते हैं कि ऐसा हुआ कि हमारे पास जब हमने कंप्यूटर्स की बात की तो कंप्यूटर्स में न्यू टेक्नोलॉजी के आने की वजह से, टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से अब हम उन्हीं पैसों में कंप्यूटर को ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम उन्हीं पैसों में जो हमारे पास $1 बिलियन थे, हम उसी एग्जांपल के साथ चल रहे हैं, अगर हमारे पास $1 बिलियन हैं और $1 बिलियन के साथ अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, उस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से अगर हमारे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर सस्ता बनेगा।
अब अगर कंप्यूटर सस्ता बनेगा तो हमारी फुल इनकम के साथ, जो कि फुल इन्वेस्टमेंट $1 बिलियन है, तो $1 बिलियन के साथ अगर अब हम 4000 कंप्यूटर बना सकते हैं तो ये कर्व 3000 से शिफ्ट होकर 4000 पे चला जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो क्या दूसरी तरफ भी कोई चेंज आएगा? अब दूसरी तरफ चेंज इसलिए नहीं आया इसमें क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आया है उसकी वजह से जो प्रोडक्शन में चेंज आएगा वो जस्ट कंप्यूटर में आया। अब वो जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है वो कार्स वाली जो इंडस्ट्री है या जो सेक्टर है उसमें नहीं आया। अगर उसमें चेंज नहीं आया तो $1 बिलियन में हमारे पास 1000 कार्स ही बन रही हैं, तो यहाँ से ये कर्व चेंज नहीं होगा। तो इस तरफ से ये इसी पॉइंट से ऊपर जो है वो मूव कर जाएगा और कंप्यूटर से ये जो है वो 3000 की बजाय 4000 पे चला जाएगा। और अगर आपको पिछली स्लाइड वाला याद हो कि जब हमने कहा था कि हमारे पास एक कम्बिनेशन ए है, अब अगर हम उसी कम्बिनेशन ए को देखें तो उसमें था 2200 कंप्यूटर्स, 600 कार्स। अब हमने क्या किया है? अब हमने किया ये है क्योंकि कंप्यूटर थोड़े सस्ते बनना शुरू हो गए हैं और हमने कंप्यूटर की जो तादाद थी वो कम बढ़ाई है। कंप्यूटर की तादाद हमने 100 बढ़ा के तो कुछ पैसों को हमने शिफ्ट कर दिया कार वाली इंडस्ट्री पे। तो हमने क्या किया कि अब हम पॉइंट जी पे 2300 कंप्यूटर बना रहे हैं और 650 हम कार्स बना रहे हैं। अब देखें, जब टेक्नोलॉजिकल चेंज आया किसी एक सेक्टर में तो उससे क्या हुआ, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई और उसमें हम प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हैं। और अब हमने जो है वो सेक्रीफाइस किया कुछ यूनिट्स को दूसरे यूनिट्स के साथ, तो हमने दूसरी इंडस्ट्री या दूसरे सेक्टर में भी हमने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। A technological advancement in computer industry enables the economy to produce more computers for any given number of cars. As a result, the production possibilities frontier shifts outward. ये जो फ्रंटियर है ये आउटवर्ड शिफ्ट हुआ है वर्टिकल एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे इसमें चेंज नहीं आया, वो उसका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन था एक्स एक्सिस में सेम ही रहा है। पहले भी वो 1000 से शुरू हो रहा था, अभी भी वो 1000 से स्टार्ट हो रहा है। इफ द इकोनॉमी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट जी, अगर जब हमने कर्व चेंज किया आपकी टोटल प्रोडक्शन चेंज हुई तो हम ए से जी पे शिफ्ट हुए हैं, देन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कार्स एंड कंप्यूटर्स इंक्रीज। तो तब दोनों की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गई है। इकोनॉमिक थ्योरी। अच्छा, स्टार्ट हमने किया था कि हम एज ए इकोनॉमिस्ट किस तरह से चीज़ों को देखेंगे। फिर हमने कहा कि जो इकोनॉमिस्ट है वो किस लैंग्वेज में बात करता है। वो मॉडल्स की बात करेगा, वो डिफरेंट इक्वेशंस की बात करेगा, डायग्राम्स में चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा, एक प्रॉपर चेन बनाएगा। तो ऑब्जर्व करने के बाद डाटा के साथ टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद फिर वो थ्योरी को डेवलप करेगा। तो इकोनॉमिक थ्योरी बेसिकली जो है वो एक्सप्लेन, हम जिस तरह हमने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर है। जैसे जैसे बिहेवियर चेंज होगा थ्योरीज भी चेंज होती जाएंगी और उसमें इम्प्रूवमेंट भी आती जाएगी। इकोनॉमिक थ्योरीज सीक्स टू प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन इकोनॉमिक बिहेवियर. It refers to the microeconomics and the macroeconomics. It usually begin with a model. तो ये नॉर्मली हमने बताया कि ये एक मॉडल से स्टार्ट होती है, जो कि जिस तरह हमने एक मॉडल को डिस्कस किया, दो मॉडल्स बल्कि हमने डिस्कस किए हैं इसी चैप्टर में। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं। माइक्रोइकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स सच एज फर्म्स, बिजनेस फर्म्स इन अ फ्री एंटरप्राइज सिस्टम. Macroeconomics is the study of economy as a whole, including total or aggregate level of output, income, employment, consumption, investment, inflation, prices, etc. The economist as a policy advisor. तो जब हमने ये पिछले चैप्टर में जब हमने फाउंडेशंस पढ़ी, जब हमने प्रिंसिपल्स की बात की, उन प्रिंसिपल्स की बेस पे हमने ये कहा कि फिर हम थ्योरी को कैसे डेवलप करते हैं, मॉडल को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, मॉडल के थ्रू किस तरह से थ्योरी को रिप्रेजेंट किया जाता है,
और उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने 2 मॉडल जो है वो इसमें ऐड किए। अब हमने ये देखना है कि एज ए पॉलिसी एडवाइजर चीज़ों को देखते हैं। अब देखिए जैसे हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं, एक है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट, दूसरी है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि व्हाट इज, मतलब रियलिटी में जो चीज जिस तरीके से है उसको उस तरीके से लिखना या बताना। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट व्हाट आउट टू बी, व्हाट शुड बी, कि ये जो जिस चीज की हम बात कर रहे हैं इसको किस तरीके से होना चाहिए, मतलब इसका जो जिस तरह से एग्जिस्टेंस है वैसा ना हो। क्योंकि हमने जब हम नेचुरल साइंसेस की बात करते हैं तो वहां पे हम ये कहते हैं कि अगर ये चीज इससे बनती है तो ये ऐसे ही है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स थेरीज की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं ये प्रॉब्लम है, रियलिटी में ऐसे है, लेकिन इसके लिए सजेस्टेड मेयर्स ये हैं, इसके लिए रेमेडियल मेयर्स ये हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हम ये बात करते हैं कि पानी किस तरीके से बनता है, किस तरह बनता है, तो या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो CO2 जो है, या नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन N2O है, तो ये किस तरीके से किन किन चीज़ों को मिला के हमेशा बनती हैं, तो ऐसे ही बनेंगी। पानी का जो फॉर्मूला था, जिन चीज़ों से वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बन रहा था, उसी से बन रहा है। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं, फर्ज करें कि अगर किसी भी इकोनॉमी में मैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव की एग्जांपल देने लगा हूँ सोसाइटी के साथ। सपोज मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए 50 मिलियन लोग वो हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन हैं, और हमारे यहाँ अकॉर्डिंग टू 2019 जो पॉवर्टी लाइन है वो है कि अगर एक पर्सन 3030 रुपये कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन पे है, और अगर इससे कोई बिलो कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। और हमारी 1/4 फोर्थ हमारे जो पॉपुलेशन का पार्ट है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। अब ये रियलिटी है कि हमारे यहाँ 25% जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं लोग। अब नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या है? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट यहाँ पे ये होगी ना, एज ए पॉलिसी गाइड क्या होगा कि हम डिफरेंट मेयर्स दें कि किस तरीके से इस पॉवर्टी से जो है वो छुटकारा लिया जा सकता है। हाउ टू गेट रिड ऑफ द पॉवर्टी, कि हम किस तरीके से पॉवर्टी को डिक्लाइन कर सकते हैं, या इसके उस सर्कल से किस तरह से निकल सकते हैं, या लोगों को पॉवर्टी लाइन से किस तरीके से ऊपर ला सकते हैं, उनकी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये वो पॉलिसीज हैं, जैसे माइक्रो फाइनेंसिंग है, रोजगार की डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, लोगों को इंडिपेंडेंट करना है, लोगों को इनिशियल जो है वो स्टाइपेंड देना है, इनिशियल लोगों को इन्वेस्टमेंट देनी है किसी भी तरीके से, या जो भी डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं, ये पॉलिसीज हैं कि हम किस तरीके से इकोनॉमी में पॉवर्टी के साथ डील करेंगे। दिस इज द नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ द फिनोमिना। पॉजिटिव क्या था कि जो जैसे है वैसा ही उसको बताना या देखना, और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या थी कि उसमें जो आप सजेशन दे सकते हैं वो आप उसको ऐड करना या पॉलिसीज बनाना। यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है एक, सपोज दैट 2 people आर डिस्कसिंग मिनिमम वेज लॉज, हियर आर 2 स्टेटमेंट्स। मिनिमम वेज लॉ ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो मार्केट से हटके एक मिनिमम जो है वो रेट डिसाइड कर देती है कि जो मार्केट में मिनिमम एक लेबर का जो है वो वेज रेट है वो ये है। अब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर नॉर्मली होता है। तो अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। ए, मिनिमम वेज लॉस कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट। बी, द गवर्नमेंट शुड रेज द मिनिमम वेज। अब ये देखें कि 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। पहली वाली स्टेटमेंट क्या है? मिनिमम वेज लॉज कॉज अनएम्प्लॉयमेंट, कि मिनिमम जो वेज है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। क्योंकि देखें एक फर्म अगर एक पर्सन को, एक एम्प्लॉय को जो है वो 15,000 पर मंथ देती है, गवर्नमेंट ये कहती है कि इसको 20,000 दें, ये क्या मिनिमम वेज 20 रखें। गवर्नमेंट कहती है कि 15,000 वेज कम है, तो मिनिमम जो वेज है, या इस तरह से एग्जांपल ले लें जो रियलिटी के ज़्यादा करीब है, हमारे यहाँ जो मिनिमम वेज रेट है वो 17,500 है। अब अगर एक फर्म किसी पर्सन को 8,000 जो है वो वेज रेट दे रही है, वेज,
मंथली पे कर रही है 8,000 एक मजदूर को, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आप इसको मंथली कम से कम 17,500 दें। इससे क्या होगा, इससे जो फर्म है वो डाउन साइजिंग करेगी, फर्म कुछ लोगों को फायर कर देगी। अब जब कुछ लोगों को फायर किया जाएगा, डाउन साइजिंग की जाएगी, दिस इज द अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब हमने क्या कहा कि मिनिमम वेज लॉज कॉज अनएम्प्लॉयमेंट, के जो मिनिमम वेज लॉज हैं इससे रिलेटेड जितने भी जो कुछ रूल्स हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करते हैं। अब ये एक फिनोमिना था पॉजिटिव, कि एग्जिस्टेंस जिस तरह से थी उस तरह से हमने बता दी है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आती है। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट शुड रेज द मिनिमम वेज। अब गवर्नमेंट जो है उसको मिनिमम वेज को बढ़ाना होगा। अब ये देखें, ये क्या है कि आपने गुर्बत को खत्म करना है, आपने तो आप जो है वो मिनिमम वेज को जो है वो ज्यादा करें। अब ये दो डिफरेंट बातें हैं, लेकिन हम उसको ऑलमोस्ट एक ही तरह के स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन हम उसको डिफरेंट दो तरीके से जो है वो देख रहे हैं। एक में ये बताया जा रहा है कि रियलिटी क्या है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, दूसरे में सजेशन है कि मिनिमम वेज रेट भी बहुत कम है, वही बढ़ाएं। तो वो ये दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। तो नॉर्मली हम जो है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट को भी, नेगेटिव को भी, पॉजिटिव स्टेटमेंट को भी और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट को भी देख रहे होते हैं। पॉजिटिव को देखने के बाद हम जो है वो पॉलिसीज बनाते हैं, तो वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। अब ये आगे उसने एक्सप्लेन किया हुआ सारा। मच ऑफ इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव, इट जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ द इकोनॉमी वर्क्स। कि जो पॉजिटिव फिनोमिना है बेसिकली वो बताता है कि रियलिटी में बेसिकली जो है वो उस डिफरेंट इंडिकेटर्स की एग्जिस्टेंस क्या है, किस तरह से है। दस दोज हु यूज इकोनॉमिक्स ऑफन हैव नॉर्मेटिव गोल्स, दे वांट टू लर्न हाउ टू इम्प्रूव द इकोनॉमी, इकोनॉमी को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, वेलफेयर लेवल कैसे बढ़ाया जा सकता है, पॉवर्टी के में से लोगों को कैसे निकाला जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट की जा सकती हैं, इन्फ्लेशन को किस तरह से कम किया जा सकता है, टैक्स को किस तरह से लोगों के लिए फेवरेबल बनाया जा सकता है। ये सारी की सारी चीजें हमने देखनी होती हैं नॉर्मेटिव स्टेटमेंट के थ्रू या नॉर्मेटिव गोल्स के थ्रू। और ये गोल्स क्या है, ये पॉलिसीज हैं। और हमने स्टार्ट में ये लिखा था कि एज ए पॉलिसी एडवाइजर हम किस तरह से काम जो है वो करेंगे, किस तरह से देखेंगे। व्हेन वी हियर economists making normative statements, we know they are speaking not as scientists but as policy advisor। तो जब तो हम पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात करते हैं तो एज ए साइंटिस्ट हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट का, पॉलिसी मेकिंग का। कि जब हम पॉलिसी बताते हैं एज ए एडवाइजरी, जब हम वो एज ए एडवाइजर जब हम सजेशंस दे रहे होते हैं तो वो नॉर्मेटिव